गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जामपुर के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है बच्चों, आज फिर हम आपके सामने एक नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के मध्य में। हम देख पा रहे हैं इसमें बर्ड्स, इनहेरिटेंस, एनवायरमेंट, फॉसिल। इधर पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स, इसके अंदर मैचिंग करनी है। ठीक है, बर्ड्स की स्टडी की जाती है ऑर्निथोलॉजी में, बर्ड का 3 हो गया। इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में 4। पर्यावरण की जाती है इकोलॉजी में 2। फॉसिल की स्टडी की जाती है पैलियोबायोलॉजी में। तो हमारे ऑप्शन हो गए 3, 4, 2, 1। अब इसमें अलग अलग से भी हम देखें कि पैलियोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। Remains of dead organisms, मरे हुए जीवों के अवशेष, जो अब से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीव पृथ्वी पर रहते थे वो किसी भी आपदा के कारण नष्ट हो गए और नष्ट होकर के वे चट्टानों के बीच में दब गए। और आज जब हम कहीं खुदाई करते हैं तो उनके अवशेष हमें दिखाई देते हैं, मिल जाते हैं हमें। उनसे हम उनकी एज का पता लगाते हैं। एज में जैसे कार्बन 14, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। यूरेनियम का भी यूज करा जाता है पता लगाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पैलियोबायोलॉजी वाला। इकोलॉजी तो हम जानते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन विद द एनवायरमेंट। पर्यावरण के साथ जीवों के परस्पर संबंध को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। जेनेटिक्स आनुवंशिकी, जो लक्षण माँ बाप से बच्चों में पहुंचते हैं उनके अध्ययन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत पॉपुलर। ये क्वेश्चन हम सबको पता ही होगा, पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, अलग अलग भी हमें पता होने चाहिए। तो ठीक है, 3, 4, 2, 1 इसके कोड्स हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आ गया बी। और आप में से बच्चों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया है। सभी के जवाब सही आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। साइंटिफिक, विभिन्न संस्कृतियों एवं वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किसमें किया जाता है? विभिन्न संस्कृति और एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इथनोलॉजी में के अंदर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नया होगा हमारे लिए क्योंकि अभी हमने ये चीजें कवर भी नहीं करी हैं, कवर भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट पालन, रेशम के कीड़ों का। ठीक है, इसमें से किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं? ठीक है, किसके अंदर स्टडी करेंगे? सेरीकल्चर। एपीकल्चर में स्टडी ऑफ हनी बीज, मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर में हमारे जो फ्रूट्स आ जाएंगे, बागवानी। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स का अध्ययन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सही हो गया सेरीकल्चर।
ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बता दोगे, अभी पीछे वाले में भी आ चुका। हनी बीज आर यूज्ड इन, किसके अंदर उपयोग की जाती हैं? एपीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सेरिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के उस ऐसे नहीं ऐसे पूछ लिया। और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस में से हैं। हनी बी की स्टडी एपीकल्चर के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो सिल्क वॉर्म होता है किसकी पत्तियां खाता है? फीड्स अपॉन व्हाट? मलबेरी की, सहतूत की पत्तियां। सहतूत की क्वालिटी ही सिल्क की क्वालिटी को तय करती है। यदि इन्हें सिल्क की क्वालिटी हम अच्छी चाहते हैं तो इन्हें हमें यही सहतूत की पत्तियां खिलानी पड़ेंगी, और सहतूत की पत्ती नहीं मिलेंगी तो ये अपना जरूर जिंदा रहने के लिए कुछ और खाएंगे, लेकिन सिल्क की क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। बहुत निम्न कोटि का हमें सिल्क प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। Which of the following is not correctly matched? ठीक है, अब इसमें भी हम देख लेंगे जो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, एपीकल्चर हमने देखा, हनी बी ठीक है। सेरिकल्चर देखा हमने, सिल्कवर्म ठीक है। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर बागवानी भी आ गई इसमें। हॉर्टिकल्चर के अंदर मेन तो हमारी जो ये आते हैं फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, पीसी कल्चर ये गलत है। पीसी कल्चर होती है, ठीक है, इसमें जो लाख का इंसेक्ट लिख दिया है ना, लाख की स्टडी नहीं होती, ये तो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन। नॉट करेक्टली मैच। पीसी कल्चर में मछली का अध्ययन किया जाता है, हालांकि इसमें कॉपी में ये नाम आ गया है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, तो उसी तरह से आएगा। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है पीसी कल्चर उसी तरह से आएगा लिखा हुआ, क्योंकि शुद्ध हिंदी में कई बार क्या होता है, ज्यादा शुद्ध हिंदी यदि आ जाती है तो हमें आंसर ही पता चल जाएगा। इसलिए जैसा अंग्रेजी में लिखा होगा ऐसी टर्म, टेक्निकल टर्म्स उसी तरीके से पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। Which one of the following is produced through viticulture? विटीकल्चर के अंदर किसका पालन किया जाता है? विटीकल्चर, विटीकल्चर के लिए अंदर सिल्क का, केंचुआ का, हनी का, अंगूर का, तो इसका संबंध है अंगूर से। संबंध अंगूर से है। अंगूर की खेती करने की जो कला होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। और अंगूर हम जानते हैं बिना बीज का ये फल होता है, और इसे हम सीधे ही खा सकते हैं। और ये तो इसकी अच्छी क्वालिटी जो होती है वही, जिनमें लेकिन बीज होता है उनके मुनक्के बनते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन खाने में हमें बिना बीज के अंगूर को आसानी होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? वर्मी कल्चर के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। ठीक है, कृमि पैदा करने की विज्ञान, बिल्कुल ठीक है, यही है। साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स तो जूलॉजी हो जाएगी। साइंस ऑफ स्टडिंग फिशिंग इक्थायोलॉजी। साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म्स, कोई साइंस नहीं होती, वो तो कैसे ही किल कर दो, वो तो किलिंग हुई। तो हमारा तो सही ऑप्शन हो गया साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, यानी जहां पर अर्थवॉर्म को केंचुआ पालन किया जाता है। केंचुआ क्यों पालते हैं? क्योंकि केंचुआ को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, किसानों का मित्र।
इसलिए इनको पाल करके रखा जाता है, ठीक है, और खेत में इन्हें डाल देते हैं, जिससे कि हमारे खेत की ये जो गंदगी को साफ करके और अपने जो मल मूत्र ये त्यागते हैं, अपने अंदर से जो खाते हैं वो सब निकालते हैं, हमारे खेत के लिए उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ये पैदा कर देते हैं, जो हमारी खेती की पैदावार को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उसी तरह से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, थोड़ा सा अंतर है। इन वर्मी कल्चर द वॉर्म यूज्ड, कौन सा वॉर्म यूज किया जाता है? हमने नाम पिछले में ही बता दिया था। वर्मी कल्चर में यूज होने वाला है अर्थवॉर्म, केंचुआ। केंचुआ को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। किसानों का मित्र कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? नंबर 1, प्लो द सॉइल, मिट्टी की जुताई करता है। दूसरा, मेक सॉइल फर्टाइल। ये हमारे एग्जैक्ट 2 टर्म आ गई जो हमें चाहिए। हमारे खेत को मतलब पैदावार बढ़ाता है, उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ, मृदा को उपजाऊ बनाना, मृदा को उपजाऊ बनाना, ये अर्थवॉर्म का काम है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीरोंटोलॉजी। ठीक है, एक बार सबसे सभी बच्चों को फिर से गुड इवनिंग। ठीक है, अब तो विंटर्स भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, अब तो बस ये धीरे धीरे करके आज हम फुल स्वेटर पहने, अब हम नेक्स्ट वीक से ही हाफ स्वेटर के पर आ जाएंगे। ठंड तो अब शायद अब चली ही जाएगी अब, और अक्सर होता ही है, मकर संक्रांति आते ही ठंड यानी जानी शुरू हो जाती है। कभी कभी होता है पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से यहाँ भी असर ज्यादा पड़ जाता है, इतना तो हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए पढ़ाई का भी बहुत अच्छा समय है, तो इस पर समय सभी बच्चे अच्छे से देते रहें। ठीक है, स्टडी ऑफ जीरोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब जीरोंटोलॉजी को हम कहते हैं, अब लिखेंगे तुरंत आ जाएगा ध्यान आपको, वृद्ध विज्ञान। वृद्ध विज्ञान याद, जीरोंटोलॉजी से पता ये लगता है कि बुढ़ापे में आए परिवर्तनों का अध्ययन। बुढ़ापा, ओल्ड एज का किससे पता लगता है? ओल्ड एज का हम किसी व्यक्ति में, जब ओल्ड एज हम नोटिस करते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो ओल्ड एज के क्या लक्षण है? मुख्य लक्षण ओल्ड एज के लक्षण है झुर्रियां आना, ये दूसरे को दिखती हैं। अंदर से हम वीक हैं, वो हमारी बीमारियों से, हमारे जोड़ों के आधार पर, हमारे अंगों की क्रियाशीलता के आधार पर, हमारा लिवर कितना काम कर रहा है, हमारे फेफड़ा कितना काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, और हमारी पाचन क्षमता से लेकर के वो सारी सब तो इंटरनल है। लेकिन दूसरा व्यक्ति तो सबसे पहले चेहरे पर आई झुर्रियों को देख के तय करता है कि भाई ये तो बुढ़ा हो गया। और हम सभी लोग इन्हीं झुर्रियों को छुपाने के लिए सफल और असफल प्रयास करते हैं, तरह तरह के उस पर केमिकल्स, फाउंडेशन अप्लाई करके हम अपनी एज को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे छुपाई गई, जरा भी बारिश आ गई, वो सब केमिकल्स और फाउंडेशन उतर जाते हैं और हमारी ओरिजिनल एज दिखाई दे जाती है। हम कई बार फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सेलिब्रिटीज मानते हैं और ये कहते हैं यार ये कितने खूबसूरत। ऐसा नहीं है, वो हमसे अलग हैं, वो बहुत हैवी मेकअप में होते हैं, इसलिए आपको इतना सुंदर दिखाई देते हैं। विदाउट मेकअप यदि मार्केट में आपको घूमते हुए दिख जाए ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में, और किसी शनि बाजार, शुक्र बाजार, बुध बाजार, रवि बाजार में मिल जाएं, और ऐसे ही कपड़े खरीदने, वो केवल खरीदने के लिए ऐसे ही आ जाएं छोटी मोटी दुकानों पर, आप यही कहेंगे हाँ यार ये लग तो रहा है ऐसा, लेकिन होगा नहीं ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदाउट मेकअप है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीरोंटोलॉजी में ओल्ड एज की स्टडी की जाती है, और ओल्ड एज आने का कारण है हमारे अंदर
सबसे बड़ा कारण ओल्ड एज का होता है, जो मेन जिससे ओल्ड एज स्टार्ट होती है, डीएनए में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और डीएनए हमारे शरीर की सभी क्षमताओं को कंट्रोल करता है। तो डीएनए की पावर कमजोर पड़ती चली जाती है, हमारी क्षमताएं में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। The branch of study dealing with old age and aging is called, पीछे हो ही गया क्वेश्चन। दोनों तरह से क्वेश्चन आया है, हमने दोनों तरह से इसको बता दिया, इसीलिए हमने रखा है कि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हमें याद रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, जीरोंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं ये भी बता दें, ये इसीलिए रखा है क्योंकि हमें ये भी बताने थे। इसमें ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, कर्क रोग विज्ञान, कर्क रोग विज्ञान है ये, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन। जीरोंटोलॉजी आई गया बुढ़ापे का, बुढ़ापे में आए परिवर्तनों का अध्ययन। टेरोटोलॉजी, टेरोटोलॉजी है ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में, एम्ब्रियो में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, जिसका एम्ब्रियो में कोई परिवर्तन का मतलब यदि सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। ठीक है, और एक और बात बता दें, कई बार सुना होगा आपने, हम इतने बड़े तो हो चुके हैं, घरों में ऐसी बात चलती रहती है कि प्रेगनेंसी के समय हमारे घरों में उस मां का ख्याल रखा जाता है, उसे उल्टी सीधी चीजें खाने से रोका जाता है। दवाएं भी, हर एक दवाएं भी अलाउ नहीं होती है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पूछ लेते हैं, किसी और डॉक्टर के पास गए, महिला रोग के पास नहीं गए, ठीक है, कि आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो ये दवा नहीं खा सकते आप, आपको ये दवा देंगे। क्यों? वो दवा टेरेटोलॉजी के अंदर आएगी, कहीं भ्रूण में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, क्योंकि उसको चेंज कर देते हैं, बिल्कुल उसका डिफॉर्म कर देना, उस सब का अध्ययन हम एम्ब्रियो से संबंधित है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी तो पीछे आया ही था भी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, पक्षी विज्ञान नहीं रखा है, लेकिन आएगा नहीं पक्षी विज्ञान के उसमें शुद्ध हिंदी में, ऑर्निथोलॉजी ही लिखा आएगा, ये भी ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ व्हाट? सॉइल, मृदा विज्ञान को हम पीडोलॉजी कहते हैं, जिसमें सॉइल की नेचर की स्टडी की जाती है। अब सॉइल में क्या स्टडी करते हैं? उसकी पीएच, और पीएच के साथ साथ उसमें पाए जाने वाले लवण, खनिज, और जो चाहिए खेती के लिए, उसी में तो खेती होगी जो खेती के लिए आवश्यक लवण और खनिज चाहिए, और वो नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है, नहीं चाहिए। इसीलिए जो हमारी जो नेचर ऑफ जो सॉइल की क्वालिटी होती है, वही हमारी फसल कौन सी उगेगी उसी से तय होगी। हर मिट्टी में हर फसल नहीं उगती, क्योंकि हर फसल की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चे, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट मुझे कभी कभी देखने को मिल पा रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है, लेकिन आप जवाब दे रहे हो, आपको जिन बच्चों को पता है वो जवाब दे पा रहे हैं, कोई नहीं, जिनको नहीं पता है वो हम सीखें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये हड्डियों का अध्ययन किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों के अध्ययन को कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। ठीक है,
सर्पेंटोलॉजी, सर्प विज्ञान भी कहते हैं इसे, सर्प विज्ञान, सर्पेंटोलॉजी। इसलिए जैसा अंग्रेजी में लिखा है ये वैसे ही आएगा, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पीछे आएगा। हर्पिटोलॉजी में केकड़ा का अध्ययन किया जाता है। इक्थाइलॉजी में हमने बताया था फिश वगैरह का अध्ययन, मछली का, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोफोनिक्स, डी आएगा, सही वर्ड है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स ये एक जापानीज टेक्निक है। जापान में इस टेक्निक का विकास किया गया था, जापान के अंदर। इस टेक्निक के अंदर पौधों को पानी में उगाया जाता है, मिट्टी में नहीं। सॉइल लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर, प्लांट विदाउट सॉइल, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। प्लांट्स की कल्चर जब पानी के अंदर लिक्विड मीडियम में की जाती है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ग्राफ्टिंग तो हमारी दो पौधों की ब्रांच को अलग अलग उसको मिला करके एक नया हाइब्रिड तैयार करना होता है, उसे कहते हैं। वेजिटेबल्स को हमने पीछे बता ही दिया था, उसमें हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सॉइल कंजर्वेशन तो मिट्टी को बहने से रोकना, ये सब पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी है ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स। किडनी के अंदर पाए जाने वाले स्टोन्स को तोड़ने की कला को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। हालांकि किडनी के अंदर ही नहीं, पैंक्रियाज भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जब भी बात आती है स्टोन्स हो गए तो किडनी का सबसे सरल उदाहरण, सरल और सबसे ज्यादा रोगी इसी के मिलते हैं। लेकिन ये स्टोन्स हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, ब्रेन में भी हो जाते हैं, आंखों में, गले में, जॉइंट्स में, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर किडनी के ही रहते हैं, ठीक है। अब ये स्टोन बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट के। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सैलेट के बने होते हैं, ठीक है। और काफी मजबूत पत्थर हो जाते हैं, अच्छे खासे, बिल्कुल ऐसे होते हैं ना राजमा के, जिस तरह से कलरफुल भी होते हैं, राजमा के साइज का हो जाता है तो बहुत पेन करता है। जो किसी दाल के बराबर है, अरहर की दाल, चने का भी परेशान करता है, मसूर और इनकी मूंग की दाल के बराबर है, ये तो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन चने और राजमा के बराबर वाले जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। Which is the oldest organism on earth? पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म। ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, अमीबा, यूग्लिना। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब चीजें जो हमने पढ़ी थी मोनेरा के अंदर आती है ये, ठीक है। और इसी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसका दूसरा आंसर तो यही है इसी का, इसी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। यही ओल्डेस्ट है, तो बहुत बाद में बने हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या नहीं है, इसमें ये बिना केंद्रक के होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। और इन सब में न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केंद्रक होता है उपस्थित। ये इनके अंदर इस आधार पर अंतर हो गया, ठीक है बच्चों।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। Who propounded the theory of evolution? विकासवाद को, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन यानी जैव विकासवाद, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर, और फादर ऑफ इवोल्यूशन इसीलिए हम इनको बोलते भी हैं। एक और बात बताएं आपको, 1850-51 में ये भारत की यात्रा पर निकला था, लेकिन गलती से पहुंच गया था वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वहां पर कई महीने रहा, वहां पर बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया। उसके बाद इसने भारत का रुख किया और भारत में इसने कई साल गुजारे थे, 6 से 8 साल इसके भारत में बीते थे। उस समय लॉर्ड डलहौजी शासक हुआ करते थे। इसने भारत में आकर भारत के अच्छे पढ़े लिखे लोगों की एक टीम बनाई, उनको लेकर ये जंगल जंगल घूमा, वेस्टर्न घाट्स पूरे केरल से लेकर के गुजरात तक का पूरा वेस्टर्न घाट, ठीक है, केरल से गुजरात, यहाँ पूरा महाराष्ट्र और ये गोवा और ये सब था, उन सब का अध्ययन किया। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारी 7 सिस्टर्स ऑफ द ईस्ट हैं वहाँ भी भ्रमण किया। हिमालय रीजन जो हिमाचल का और उत्तराखंड का भाग है, इन सब में घुमाकर यहाँ पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं की लिस्ट तैयार करी और किस में कैसा कैसा परिवर्तन विकास देखा उसने इसको मेंशन करा था। बहुत वैल्यूएबल रिसर्च इसने भारत में की थी। और भारत में देखा जाए तो इस जीव मतलब इस तरह के जैव विकास के उसमें भारत में जगाने का इसने बहुत बड़ा काम करा था, लोगों को बहुत अच्छी चीजें सिखाई थी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग हो गया। हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? जीवन के पहले विकास को किसने समझाया, मतलब सबसे पहले समझाने वाला विकास को, जैव विकास को, इवोल्यूशन को बताने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क? ये लेमार्क था। लेमार्क ने तो 1805-10 से लेकर के 20-25 तक, 15-20 साल तक इस पर काम करा था, और डार्विन का 1850 के आसपास शुरू होता है। ठीक है, तो काफी अंतर था, लेकिन इसने नींव रख दी थी लेमार्क ने, लेकिन बड़ा काम करा था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। इसीलिए चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। फादर ऑफ इवोल्यूशन, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत। दरअसल में म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन डीएनए और क्रोमोसोम, गुणसूत्रों में, जीन में, इनमें यदि कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। और यही पर जरा सा भी डीएनए क्रोमोसोम बदलता है तो अगली पीढ़ी के लक्षण बदल जाते हैं। जैसे हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें हम सिक्सर्स भी बोलते हैं, यूनुक भी बोलते हैं। ये ट्रांसजेंडर्स बहुत बिग म्यूटेशन के कारण बनते हैं, क्रोमोसोम की संख्या ही बदल जाती है, जिनके अंदर जिसके कारण उनके अंदर जनन अंगों का विकास नहीं हो पाता और ना ही नर और मादा के, मेल फीमेल के हार्मोन बन पाते हैं। और हमने शायद पहले भी बताया है ये, इस वजह से उनके अंदर ये सारे परिवर्तन रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें कौन था? ये ह्यूगो डीवरीज। ह्यूगो डीवरीज ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैचिंग करनी है लिस्ट ए और बी की। अभी तो हमने पीछे पढ़ा था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन तो इसके साथ आ गया, इसका 4 हो गया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, इसका 3 हो गया। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ये हो गया बीटल एंड टैटम। 1 ऑपरेन कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनोद। 4-3-1-2 ये बी ऑप्शन। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत आसान थे, उनके आधार पर भी कई बार मैचिंग हो जाती है, लेकिन 2 एक जैसे आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत होगी। फिर ये भी पता होना चाहिए, अक्सर कई बार तो एक ही ऑप्शन हमें पता है, उसी ऑप्शन से हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है, पर ऐसा रेयर होता है। आसान चीजों को तो मैचिंग करके दे देते हैं 2 या 3 जगह, एक का अंतर छोड़ देते हैं, जिसे चूज करना कई बार मुश्किल होता है। अकेला वो भी पता हो, एक से ही जो सबसे मुश्किल था उससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। In the context of organic evolution, the loss of limbs in the snake is explained by the phenomena of। देखो ऐसा है, हमने सबने सांप को देखा है, ठीक है, सांप के पैर नहीं होते, ठीक है। अब सांप के पैर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? क्योंकि सांप को लगातार पैर होते थे, सांप अपनी जान बचाने के लिए, जब इनके शिकारी ज्यादा आ गए थे, इनको खाने वाले जीव की संख्या बढ़ गई थी, तो ये अपनी जान बचाने के लिए मिट्टी के अंदर बिलों में घुसने लगे, चट्टानों के बीच भी जगह में, जिसमें घुसने में इनके पैर बाधा उत्पन्न करा करते थे। तो प्रकृति ने इनको ऐसा मतलब परिवर्तन करा, इनके जीन और क्रोमोसोम में ऐसे परिवर्तन आए कि इनकी जो पैर उगने की क्षमता थी, बनने की क्षमता धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। अजगर, आज भी अजगर के अंदर कंधे की हड्डी मिलती है और कूल्हे की हड्डी मिलती है। बाकी सब सांपों ने पहले परिवर्तन करा, अजगर का साइज बड़ा था, अजगर को हमला करने वाले आज भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, काफी बड़ा है, पहले और बड़ा था। तो इसने सबसे अंत में अपने पैरों को खत्म करा, ठीक है, प्रकृति ने मदद से खत्म हुए। ठीक है, हमारे अंदर भी है, हमारे शरीर के बाल खत्म हो गए। जब हम पूरी तरह से जंगल में ही रहा करते थे तो हमारा पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था, वही हमारा सुरक्षा कवच हुआ करता था। विंटर्स में बड़े बड़े बाल होते थे जो ठंड से बचाते थे, और आज हम कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि शरीर पर बाल नहीं है। जिन एनिमल्स के बॉडी पर बाल पाए जाते हैं उन्हें किसी कपड़े की जरूरत नहीं है। हमारे गली में घूमने वाले डॉग्स वगैरह का देखा हो, बाल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, हाँ घर में पालते हैं तो हम पहना देते हैं, थोड़े नाजुक हो जाते हैं। बाकी हम सब देखें बर्फीले स्थानों पर कितने एनिमल्स हैं ऐसे ही रहते हैं। हाँ हम पाल लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं भाई इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, जगह दे दें ऐसी भाई ठंड ना लगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जो इस तरह से बदले गए। सांपों का पैर का खत्म होना, ठीक है, पक्षियों का उड़ना खत्म होना, कुछ का जैसे ऑस्ट्रिच की उड़ने की क्षमता समाप्त हो गई, ठीक है, हमारे मांस को टीयर करने की हमारे कैनाइन लगभग संभव हो गए, वेस्टिजल बन गए, हमारे सेल्यूलोज की पचाने की क्षमता हमारी आंतों में समाप्त हो गई, अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म बन गई, अवशेषी अंग बन गए। ऐसे बहुत सारे असंख्य लक्षण हैं, बहुत सारे, हजारों की संख्या में हम करें ना अलग अलग इसमें गिने तो बहुत सारे लक्षण बैठते हैं जो पहले काम के थे, आज वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। वही जीव जिंदा रहे, जो जीव अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाए वो लुप्त भी हो गए, ठीक है। अब इसका जवाब क्या होगा? इसने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग के आधार पर ये समाप्त हो गए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें अब बताना है आपको, रिसेंटली बिकम्स एक्सटिंक्ट, जो अभी इनमें से कोई एक एनिमल हमारे भारत से लुप्त हो गया है जो अब नहीं पाया जाता। चीता, लेपर्ड, टाइगर, लॉयन। बता दोगे जवाब? बच्चों के जवाब ऐसे क्वेश्चन के आ ही जाते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। वो था चीता।
ये तो आज भी मिलते हैं, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। चीता भारत से लुप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा एनिमल था जिसमें आधे लक्षण तो किसी बर्ड के थे और आधे थे रेप्टाइल की। चोंच थी, बीक, विद टीथ, चोंच में दांत, दांत लक्षण है रेप्टाइल का और बीक लक्षण है बर्ड्स का। तो ये अलग क्वेश्चन है और इसीलिए कहा जाता है, इसे एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूं इसमें, लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह पाया जाता था कौन से युग में? जुरासिक, जुरासिक पीरियड में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा डायनासोर्स वर इन। अब डायनासोर्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं मूवी के माध्यम से। जुरासिक पार्क हमने मूवी देखी और जिसमें हम उनके विशाल रूप की एक कल्पना का पता लगा। कितने बड़े बड़े डैगर लाइक टीथ होते थे, कितने आज यदि होते तो इन जंगलों में हम सफारी करने जाते? नहीं, ये तो कारवार को भी कुचल देते हैं, बस को, इन सब को हमला करके कितना नुकसान करते हैं। हम जंगलों में जाते नहीं और शहर में आते रोक नहीं पाते क्योंकि इसके ऊपर गोलियों का भी असर नहीं होता। हमने कई मूवीज के माध्यम ये सब चीजें हमने अच्छी तरह से देखी है। ठीक है, तो ये डायनासोर जो थे ये पाए जाते थे मीसोजोइक युग में। मीसोजोइक युग में ये पाए जाते थे। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट फिश। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? ये है स्टारफिश। स्टारफिश इज नॉट ए फिश। स्टारफिश तो इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्म। बाकी ये सब फिश हैं, ये तीनों फिश हैं, मछली है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने, मैं कमेंट बीच में देखता रहा, मैं नाम नहीं बोल पाया क्योंकि उतने अवेलेबल नहीं हो रहे थे। ठीक है, थोड़ा दिखाई भी नाम में थोड़ा सा फेड भी आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने सही से रेस्पॉन्ड किया, इट्स गुड, तो अच्छी बात है। तो बच्चे ठीक है, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एग्जाम्पल बच्चों।